A very good morning, dear students. This is Nalini Singh and I am your BS3 teacher. And from today we are going to start chapter 1 and the topic is functions of commerce. In previous video we have learned about commerce, importance and types. Today we are going to start with functions of commerce. So let us start. So the very first point of functions of commerce, the removal of hindrance of person. मतलब function जो commerce का क्या क्या काम रहता है. तो यहाँ पे जो कॉमर्स के अंदर काम कर रहे लोग होते हैं उनकी हिंड्रेंस का मतलब होता है जो भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, वो दूर होना. ठीक है, रिमूवेबल. सो पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज पर्सन. उनकी किसी भी इंसान की दिक्कत ख़त्म होती है. फर्स्टली हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रेफर्स टू द लेक कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. कब प्रॉब्लम होती है? जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में हम बात नहीं करते, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उनकी डिमांड के बारे में कुछ भी चीज़ें पता नहीं चलती है, जिससे क्या होती है, कई सारी दिक्कतें होती है. सो प्रोड्यूसर ऑलवेज सर्च फॉर ए कस्टमर हु कैन पे अ हैंडसम प्राइस. और प्रोड्यूसर को क्या चाहिए कि जो भी वो बेच रहा है उसका सही प्राइस, उसको अच्छी प्राइस उसको मिले. तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में जब बात होती है तो विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स में और भी कई सारी चीज़ें आती हैं जैसे कम्युनिकेशन. सो यहाँ पे पर्सन की, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, इन सारे लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती है वो शॉर्ट आउट होती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज. मतलब एक्सचेंज करना. जैसे कि हमने पढ़ा है एड्स ऑफ ट्रेड, मतलब उसमें आता है बैंकिंग. तो यहाँ पे एक्सचेंज, हम मतलब अपने पैसे को एक्सचेंज कर सकते हैं ईजिली. Purchaser and seller generally reside away from each other. After the completion of transaction, the seller wants the payment at the place of convenience of purchaser, like to pay from where he lies. The hindrance is removed by bank and insurance company. तो ये जो प्रॉब्लम है किसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व होती है? बैंक और इंश्योरेंस के थ्रू. Now the next is the hindrance of time. So there is always a time लेग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर. अब हमें डिमांड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है. टाइम को, टाइम से प्रोडक्शन तैयार होकर वो कंज्यूमर तक पहुँचे. अगर वो ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या होगा, कंज्यूमर कहीं और से चीज़ें ले सकता है ना, अपनी डिमांड को कहीं और से पूरी कर सकता है. इसलिए विद द हेल्प ऑफ एड्स ऑफ ट्रेड, जो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट होते हैं, उससे टाइम से सप्लाई हो जाता है, जिससे कि और सेफ्टी भी होती है, जिससे कि टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व होती है. उसके बाद है रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ प्लेस एंड डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. तो जो प्लेस और डिस्टेंस होता है वो भी, उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. सो इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर अ प्रोड्यूसर टू सेल इट्स प्रोडक्ट अनलेस, जब तक प्रोड्यूसर को पता ही नहीं होगा कि डिमांड क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है, तब, और कंज्यूमर को पता नहीं होगा कि मार्केट में क्या है, तो नॉलेज की हमेशा लेक ऑफ नॉलेज रहेगा, राइट. सो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट के थ्रू कंज्यूमर को सारी चीज़ें पता चलती है और प्रोड्यूसर क्या कर पाता, अपने प्रोडक्ट के बारे में ईजिली कंज्यूमर को बता पाता है. सो देयर वाज द फंक्शन ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे क्या था, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, टाइम, डिस्टेंस, knowledge, exchange, person, etc. Right? Now we come to the next, which is trade. So what is trade? Trade is a part of commerce. जो trade है वो commerce का ही एक part है, right? So the buying and selling of goods and service in order to make profit is known as trade. So जो हम buying और selling process करते हैं in order to make profit बनाने के लिए, so क्या कहते हैं उसको? हम trade कहते हैं, right? In other words, trade is a process of taking the goods from the source of production or place of procurement to the ultimate consumer. यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन हम करते हैं उसको अल्टीमेट कंज्यूमर के पास देते हैं और उसके बदले हमें वो पैसे देता है, जिससे कि हमें प्रॉफिट होता है. दैट्स कॉल्ड ट्रेड. Okay, now we come to the characteristics of trade. So there are some characteristics. Let's start with the first. So there is a presence of two parties. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कैरेक्टर्स होता है ट्रेड का, उसमें दो पर्सन होना ज़रूरी है. फर्स्ट जो बेचेगा और दूसरा जो खरीदेगा, है ना. तो यहाँ पे दो होने चाहिए. ट्रेड इज़ एन एक्सचेंज वर्क एंड इट्स रिक्वायर्स टू पार्टीज, one seller and other purchaser. Now we come to the next, which is object of mutual benefit. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे दोनों ही पार्टी का म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल
जो कंज्यूमर है वो अगर ख़रीद रहा है तो उसको अच्छी क्वालिटी, अच्छा फेयर प्राइस, क्वांटिटी क्वालिटी मिलनी चाहिए, तो इससे कंज्यूमर को प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रोड्यूसर को उसका सही दाम मिल रहा है देन क्या किसको बेनिफिट हो रहा है, ऑल्सो प्रोड्यूसर को। सो यहाँ पे दोनों का म्यूचुअल ऑब्जेक्ट है कि बेनिफिट हो। नाउ द नेक्स्ट इज मनी एज अ मीडियम। मनी एज अ मीडियम का मतलब है जो हम प्रोडक्ट को बेच और ख़रीद रहे हैं तो किसके थ्रू खरीद रहे हैं। जो प्रोड्यूसर बेच रहा है वो किस लिए बेच रहा है, मनी के लिए, और कंज्यूमर किस तरह से खरीद रहा है, पैसे से। तो यहाँ पे जो मीडियम का काम है दोनों के बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, वहाँ पे कौन काम कर रहा है, मनी। विदाउट मनी दे कांट बाय और सेल, राइट। सो यहाँ पे मीडियम जो है वो है मनी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट विच इज़ परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे जो ट्रेड है, ट्रेड के अंदर पे या तो हम अपने गुड्स को बेचते हैं या फिर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। गुड्स मतलब या कोई प्रोडक्ट हम बनाकर बेच रहे हैं, फर्नीचर है, ग्रॉसरी का सामान है, ये सारी चीज़, राइट। और सर्विस जैसे हम होटल की सर्विस, पार्लर की सर्विस, ये सारी क्लीनिंग की सर्विस, ये सारी सर्विस दे रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस। सो परचेज और सेल्स इन्हीं दोनों का होता है, राइट। नाउ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड किसका पार्ट है, कॉमर्स का, और यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है। इन ट्रेड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑलवेज बिकॉज ट्रेड कंटेन्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड ट्रेड इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ट्रेड कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे हमने बिजनेस में देखा है कि कंटिन्यू चलता है, उसी तरह ट्रेड शुड बी कंटिन्यू। सो इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल कॉमर्शियल एक्टिविटी। ये जो ट्रेड है वो सेंटर पॉइंट है जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे बेचा और ख़रीदा जाता है। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड के मीनिंग और कैरेक्टर्स को हम समझ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे जो हमने चार्ट में पहले भी पढ़ाया है, सो देयर इज़ ए टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ होम ट्रेड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनलैंड ट्रेड। जो हमारी कंट्री के अंदर होता है उसे हम होम ट्रेड या फिर इनलैंड कहते हैं। मतलब ख़रीदना और बेचने की प्रोसेस हम अपने ही देश में करते हैं, उसको हम होम ट्रेड या इनलैंड ट्रेड के नाम से जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ फॉरेन ट्रेड, जो हम किसी और कंट्री के साथ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। अब हम इनलैंड ट्रेड की पहले बात करते हैं। सो यहाँ पे दो बेसिस है, बेसिस ऑन क्वांटिटी एंड एरिया। सो पहले हम क्वांटिटी बेस पे बात करते हैं। मतलब एक होता है कि हम कितनी क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं। आपने कभी होलसेल, थोक वाली और फुटकर दुकान, मतलब होलसेलर और रिटेलर, यूजुअली कंज्यूमर रिटेलर के पास जाता है, और जो रिटेलर होता है वो किसके पास जाता है, होलसेलर के पास। होलसेलर अपना प्रोडक्ट किसके साथ खरीदता है, वो प्रोड्यूसर से। मैं आपको चेन बताती हूँ। यहाँ पे एक चेन होता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्ट को बनाता है। अब प्रोड्यूसर को वो बेचना है तो वो होलसेल को बेचता है, मतलब जो थोक पे सामान खरीद के रखता है। अब होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को। रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को। तो प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचने की ये जो बीच की है, रिटेलर और होलसेलर, दे आर चेन, वर्क एज अ चेन, राइट। तो क्वांटिटी बेसिस पे देयर इज अ टू, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल जहाँ बल्क में हम खरीदते और बेचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होलसेल। रिटेलर जहाँ पे हम कम क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे, और रिटेलर से डायरेक्टली कौन लेता है, कंज्यूमर। तो ये है क्वांटिटी बेसिस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया बेसिस। सो एरिया बेसिस देयर इज अ थ्री टाइप। फर्स्ट इज लोकल ट्रेड, सेकेंड इज स्टेट ट्रेड, एंड थर्ड इज इंटर स्टेट ट्रेड, या और वी कैन कॉल ऑल्सो नेशनल ट्रेड। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जो हम अपने जिस एरिया में हम रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोकल ट्रेड। तो वहीं पे ख़रीदना बेचना हम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ होती है, लाइक वेजिटेबल्स, दूध, सब्जी, तो ये सारी चीज़ें लोकल ट्रेड है। नाउ वी कम टू द स्टेट ट्रेड। सो इट्स रेफर्स टू अ ट्रेड विच इज़ कैरीड विद इन द स्टेट फॉर ट्रेड बिटवीन द ट्रेडर। तो यहाँ पे सेम डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी सेम स्टेट है, टू डिफरेंट स्टेट। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है बट जो स्टेट है, मतलब अगर हम एमपी के ही अलग किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर बेच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट ट्रेड। सेम स्टेट है, राइट। फॉर एग्जांपल ट्रेड बिटवीन रायपुर एंड बिलासपुर। रायपुर और बिलासपुर के बीच में ट्रेड हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट ट्रेड, ओके। एंड इंदौर और भोपाल के बीच में हो रहा है। सो दे आर टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स,
बट ये एक ही स्टेट में है, सो वी कैन कॉल स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड और नेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे सिंपली हमको ये समझना है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम कोई बेचना खरीदना करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रेड और नेशनल ट्रेड। यहाँ पे स्टेट चेंज है, जैसे एमपी से यूपी, राइट। तो यहाँ पे हम एरिया वाइज पढ़ लिए हैं, क्वांटिटी वाइज पढ़ लिए हैं। हमने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ ट्रेड, जहाँ पे होम ट्रेड है और फॉरेन ट्रेड है। होम ट्रेड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्वांटिटी बेसिड एंड सेकेंड इज एरिया। क्वांटिटी में होलसेलर और रिटेलर है, एंड एरिया में है देयर इज 3 टाइप्स, लोकल, स्टेट एंड इंटर स्टेट। वी कैन ऑल्सो कॉल लोकल, स्टेट एंड नेशनल, ठीक है। नाउ वी कम टू द फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड वो होता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में कुछ बेच रही है, ना कि अपनी सेम कंट्री में, ना उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ देयर इज 3 टाइप्स, फर्स्ट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट and interport. So firstly we should know about import. What is import trade? It means to purchase and bring goods from other countries, consumption or sales the purchasing country. हमने खरीदा किसी और कंट्री से, that is called import trade. Now export trade, when goods are sent to other country, जब हम अपनी कंट्री से किसी और कंट्री को कुछ बेच रहे हैं, that is called export trade. What is interport trade? Interport trade is जब हम अपनी कंट्री से नहीं बेच रहे हैं, हमने किसी और कंट्री से ख़रीद लिया है, लेकिन हम उसका कंज्यूप्शन नहीं करेंगे, हम इसको किसी थर्ड कंट्री को बेचने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। अंडरस्टैंड, यहाँ पे 3 पार्टी है, एक हमारी कंट्री, एक जिससे हम ख़रीद लिए हैं, अब जिससे ख़रीद के हम किसी और कंट्री को बेच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड. So the economic development of a country largely depends on the trade of the country. If the trade is in the advanced stage, then the country will make a progress and people of the country will be happy and prosperous. क्या बोला गया, अगर कोई डेवलपमेंट कंट्री, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री जो जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, जिसके पास पैसा है, वो कंट्री डेवलप है, तो वहाँ पे लोग, वहाँ के लोग और वो कंट्री अच्छे से रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन कब होती है, जब वो ट्रेड को इंक्रीज़ करता है, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाता है। तो यहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं जो कि ट्रेड से होते हैं। सो द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड. सो ट्रेड प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विस टू द कंज्यूमर एज पर द नीड. जैसे हमारी अगर कुछ नीड है तो हमको ट्रेड के थ्रू क्या हमारी नीड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है. नाउ इट इज़ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. क्या करता है ट्रेड, जैसे जैसे बढ़ेगा इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ेगी, तो डेवलपमेंट का विद हेल्प करता है इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए. नाउ इट्स डेवलप्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस. किसके थ्रू डेवलप्ड होता है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस. इट इज़ हेल्प टू जनरेटिंग एम्प्लॉयज़. अब देखो इंडस्ट्री अगर होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जो काम नहीं कर रहे हैं. तो इस तरह के इम्पॉर्टेंस है ट्रेड के. नाउ वी कम टू द एक्सिलरीज ऑफ बिजनेस. सो यहाँ पे हम एक्सिलरीज ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे. सो ये ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि बिज़नेस को हेल्प करती हैं, ठीक है. द इंस्टीट्यूशन विच आर हेल्पफुल इन द ऑपरेशन, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड. ट्रेड के ऑपरेशन मतलब किस तरह से चलाना है, उसको बढ़ाना कैसे है, डेवलप कैसे करना है, उसके लिए हेल्पफुल होती है. दैट इज़ कॉल्ड एक्सिलरीज टू बिजनेस. So, which boost the trading activities and help in the smooth functioning of trade are called auxiliaries to trade. So, in today's scenario, trading activity cannot be operated efficiently without the help of auxiliaries of trade. So, they have become indispensable for trade. The various auxiliaries to trade are transport, bank, insurance company, warehouse, etc. तो जो ये मीन्स है auxiliaries to trades के, जो हमने पहले भी पढ़ा है, which is ट्रांसपोर्ट है, बैंक है, इंश्योरेंस है, कंपनी, वेयर हाउस, दीज आर द. अब हम इसको सेपरेट पढ़ेंगे. सो द वेरियस एक्सिलरीज टू ट्रेड. यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन करके दिखाया गया. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट के मीन्स क्या क्या हैं? सरफेस, एयर, वाटर. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जब हम अपनी बात किसी और से कई तरीक़ों से कह सकते हैं. तो यहाँ पे कई तरह के. पोस्टेज,
टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल के थ्रू। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हमें फाइनेंशियली हेल्प करती हैं, विच इज़ कॉमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मार्जिन इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। मार्केटिंग में क्या क्या है, प्रोडक्शन, स्टॉक, सेल्स, वेयर हाउसिंग, इन सारी चीज़ों के लिए। नाउ अब हम इसको सेपरेट डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। सो द वेरियस एक्सिलरीज टू ट्रेड एंड डिस्कस। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, एडवर्टीजमेंट, ये सब अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है जो है विच इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के क्या मीन्स है। अब हम ट्रांसपोर्ट क्या होता है, किसी भी वाहन से, किसी भी जिससे हम सामान रखकर किसी और जगह पे भेजते हैं। जैसे अगर हमें सतना से जबलपुर भेजना है तो हम क्या करेंगे, अपने स्टॉक को पहुंचाने के लिए ट्रक का यूज़ करेंगे या फिर ट्रेन का, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अगर फॉरेन कंट्री में करना है तो हम एयरवे का यूज़ करेंगे। तो ये है ट्रांसपोर्ट, जिससे कि हम अपने सामान को पहुंचाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हमें कहीं से रॉ मटेरियल मंगाना है तो हमें ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी होगी। So the various means of transport play a very vital roles in the development of trade. It is the transport which brings the raw material to the factories. फैक्ट्री से हमें रॉ मटेरियल लेना है और उसे फिनिश करना है और फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, देन हम उसको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो इन सब के लिए वी नीड ट्रांसपोर्ट, राइट। सो ट्रांसपोर्ट में क्या क्या है, सरफेस वे मतलब रोड, जहाँ जिसमें क्या आता है, रेलवे, मोटर, लाइट मोटर तो व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें। वाटर ट्रांसपोर्ट में आता है शिप, बोट, स्टीमर्स। एयर ट्रांसपोर्ट में एयर, बसेस, एरोप्लेन। ये इसकी हेल्प से हम ट्रांसपोर्ट की से अपना सामान पहुंचा सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो they occupy an important place in the development trade. Communication is the first step towards trading activity. कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर हमें इन्फॉर्मेशन जाननी है कंज्यूमर को या हमें, तो हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो कम्युनिकेशन के देयर इज़ ए वेरियस सोर्स लाइक टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा, जिससे कि हम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मार्केट से रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड ले सकते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ द थर्ड इज़ बैंक। बैंक से क्या क्या कर सकते हैं हम, बिजनेस के नॉट बी इमेजिन विदाउट द विजिल सर्विस ऑफ बैंक। बिजनेस के कई सारे काम हम बैंक की हेल्प से करते हैं, जैसे चेक विड्रॉ कराना या फिर पैसे ट्रांजैक्शन करना या पैसे को विड्रॉ करना। सो बिजनेस के नॉट ओके बैंक्स हेल्प इन मेकिंग पेमेंट ऑफ गुड्स, एडवांस, लोन एंड बिजनेस। बैंक से हम क्या कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस क्या होता है, किसी भी रिस्क या अनसर्टेनिटी जो हमें नहीं पता है उसको हम कम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। जैसे हमारी फैक्ट्री या हमारी गाड़ी, हमें नहीं पता कि क्या रिस्क होगा, कभी कुछ नेचुरल ऐसे कुछ डिज़ास्टर हो सकते हैं जिससे कि वो हार्म हो, कभी चोरी हो सकती है, कभी आग लग सकता है। तो इनसे बचाने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, लॉस को कम करने के लिए हम किसको करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होता है, कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं जिसे हम अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। तो इनसे क्या होता है कि हमारे जो भी सामान, जिसका भी हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसकी सेफ्टी, उसको सेफ्टी प्रोवाइड होती है और लॉस से भी बच पाते हैं। तो इंश्योरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट विच इज़ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का क्या मतलब होता है, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रख रहे हैं, स्टोरेज हाउस, राइट। तो जैसे कि कोई आपने शॉप देखा होगा, वहाँ पे उनका एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है वह कहीं माल गोदाम या गोदाम में रखा रहता है, तो वो उनका क्या होता है, वेयर हाउस। उसी तरह से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, जो टाइम गैप से बचने के लिए हम पहले से तैयार करके रखते हैं, उसको स्टोर करना होता है, तो वो हम कहाँ, उसकी हम वेयर हाउसिंग करते हैं। सो वेयर हाउस हेल्प टू ब्रिज the time gap between production and consumption. Storage creates the utility and removes the hindrance of time in trade. It also helps in price stability. अब क्या होता है, देखो अगर कल मार्केट में डिमांड आ रही है तो कल ही हम उसको बनाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम उसको पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि डिमांड भी टाइम से पूरी हो जाए और प्राइस की स्टेबिलिटी। अगर मार्केट में चीज़ें नहीं हैं तो उसका प्राइस हाई हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि प्राइस स्टेबिलिटी को भी हम ध्यान रखें। उसके बाद है स्टॉक एंड प्रोड्यूस एक्सचेंज। सो यहाँ पे
ये भी एक्सिलरीज टू बिजनेस है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर शेयर्स एंड वेरियस कंपनीज आर सोल्ड। ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जहाँ पे हम शेयर्स को बेचते और ख़रीदते हैं, जो कि ट्रेड के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप। एडवर्टीजमेंट की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर पाते हैं, जिससे कि लोगों को उसके प्राइस, उसके यूज़ और क्या नई चीज़ मार्केट में आ रही है उसके बारे में पता चलती है। द अदर एक्सिलरीज टू ट्रेड विच इज टू द ट्रेड आर। अब अदर क्या है, जैसे कि पैकेजिंग हो गई, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग हो गई, फैशन और टेस्ट में चेंज होता है, उसके लिए मार्केट रिसर्च ज़रूरी है, तो ये अदर है। ठीक है, यहाँ पे क्या कंप्लीट हो रहा है, एक्सिलरीज टू बिजनेस, जो कि था वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। आफ्टर दैट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो 3 चीज़ हम पढ़ चुके हैं उनके बीच में यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नाउ वी कम टू द बिजनेस रिस्क। व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क? कोई भी बिज़नेस हम करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, उस बिज़नेस में हमें प्रॉफिट होना है या नहीं होना है, लॉस होना है, ये अनसर्टेन होता है। ये निश्चित नहीं होता कि हमें प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है हमें लॉस हो सकता है चीज़ें चोरी हो गई, ख़राब हो गई, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है और बिज़नेस में रिस्क भी होता है। अब ये बिज़नेस रिस्क किस किस तरह के हो सकते हैं, किस वजह से हो सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सो नाउ वी कम टू द मीनिंग। सो रिस्क इन बिजनेस इज इन्वॉल्व सिंस कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस में रिस्क कब से शुरू हो जाता है, जब से हम उस बिज़नेस को शुरू करते हैं, बिज़नेस का काम शुरू करते हैं। इट इज़ ए फैक्टर दैट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। कुछ लॉसेस को हम कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको पूरी तरह से हटा नहीं सकते। अब ये किस तरह से होते हैं, कुछ कुछ कैसे होते हैं। सो बिजनेस रिस्क रेफर दोज लॉसेस। अब पॉलिटिकल होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के रिस्क होते हैं। changes, natural, political, social, environmental, these are the risks. For example, an earthquake is a natural disaster which covers wide area of destruction. अब देखो, अगर ऐसी कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ गई, जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई और बारिश से कई सारी चीज़ें ख़राब हो गई, वेयर हाउस में पानी चला गया, हमारी फैक्ट्री में चला गया, वहाँ की चीज़ें ख़राब हो गई, तो क्या होगा, हमारे बिज़नेस को नुकसान होगा, वो रिस्क पे है। अब अगर गवर्नमेंट पार्टीज़ चेंज हो गई, सडनली गवर्नमेंट पार्टीज़ चेंज हो गई और उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, टैक्स से रिलेटेड या इंटरेस्ट से रिलेटेड घटा दिया, बढ़ा दिया, तो उससे भी हमारे बिज़नेस को रिस्क होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल रिस्क। सोशल, सोसाइटी के लोगों की डिमांड चेंज हो गई, उनका फैशन टेस्ट चेंज हो गया, तो भी रिस्क होगा। इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन हो गई, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई मार्केट में, तो भी हमें बिज़नेस रिस्क हो सकता है। सो देयर इज़ अ सेवरल रीज़न जिससे कि हमारे बिज़नेस को किसी भी तरह का लॉस हो सकता है। सो अन इम्प्रूव्ड वेरियस ऑफ ए मशीन। ओके, लास्ट, अब हम कहाँ से शुरू करते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा। नाउ वी कम टू द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है, तो फर्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं हो सकता, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस रिस्क। जो बिजनेस रिस्क होता है, मतलब जो लॉस हमको होता है उसको हम उसकी भरपाई हम किस तरह से करते हैं, जो हमें प्रॉफिट का पैसा हमारे पास रहता है उससे। नाउ नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, मतलब जो बिज़नेस रिस्क है हम उसको, रिस्क को बिज़नेस से पूरी तरह से नहीं हटा सकते, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बट हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिज़नेस। जो डिग्री ऑफ रिस्क बिज़नेस के साइज़ पे और बिज़नेस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी किसी किसी बिज़नेस में का साइज़ बहुत बड़ा होता है क्योंकि पैसे ज़्यादा लगे और लॉस हो गया तो रिस्क ज़्यादा है। क्वांटम और रिस्क आर बेसिस ऑन टाइम। समटाइम्स जो रिस्क होता है वो बेसिस ऑन टाइम होता है, मतलब टाइम इन्फ्लुएंस का भी एक फैक्टर होता है जिससे कि रिस्क होता है।
नेक्स्ट है रिस्क इज एन एलिमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक एलिमेंट है, क्या है? रिस्क, जिसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। बिजनेस रिस्क मेक अ बिजनेसमैन मोर कॉन्शियस एंड विजिलेंट। तो जो बिजनेस रिस्क है वो बिजनेसमैन को कैसे बनाता है? थोड़ा कॉशियस बनाता है और विजिलेंट बनाता है, ताकि वो अपने बिजनेस में थोड़ा सावधान और सतर्क रहे। बिजनेस रिस्क बिजनेस रिस्क कैन बी इंश्योर्ड। मतलब जो बिजनेस रिस्क होता है उसका हम इंश्योरेंस कराकर उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसे कि चोरी हो जाना, आग लग जाना, ये सारी तरह की रिस्क को हम इंश्योर्ड करा सकते हैं। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ कॉजेज। मतलब किस किस वजह से किस किस तरह के बिजनेस में रिस्क हो सकते हैं। तो देयर इज ए कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं? जो नेचर की वजह से होते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, ये सारी चीज़ें जो कि अनकंट्रोल है और अनअवॉइडेबल है। ह्यूमन क्या उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कंट्रोल से बचा नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक नेचुरल कॉजेज़ है। उसके बाद ह्यूमन कॉजेज़। मान लो कि कोई हमारा वर्कर है, वो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, हमारे बिजनेस में कोई हमारा वर्कर चीटिंग कर रहा है, वो गलत चीज़ें दिखा रहा है और गलत तरीके से पैसे ले रहा है। ठीक है, या फिर मार्केट में कुछ धोखाधड़ी का काम कर रहा है। तो इस तरह के कॉजेज़ से भी बिजनेस में रिस्क होता है। उसके बाद है इकोनॉमिक कॉजेज़। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ रेफर्स टू द डिफरेंस इन डिमांड एंड प्राइस। जैसे डिमांड और प्राइस में अगर चेंज आता है, करेंसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, लोन का प्राइस बढ़ गया, रॉ मटेरियल का प्राइस हाई हो गया, लेबर स्ट्राइक पे हो गए और लेबर ने अपना चार्ज बढ़ा दिया, तो ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं। ठीक है, नाउ फिज़िकल कॉजेज़। फिज़िकल कॉजेज़ क्या हैं? देयर इंक्लूड technical and mechanical causes which affected the working of the business. The businessman producing goods with new technical improve. Suppose कि कोई बिजनेस में नई टेक्निक आ गया, जो पुरानी मेथड और टेक्नोलॉजी चल रही थी वो चेंज हो गई, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को चेंज करके नई लानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम हो पा रहा है इन कंपैरिजन टू अदर। तो यहाँ पे एक फ़िज़िकल कॉज आ गया। उसके बाद पॉलिटिकल कॉजेज़ में क्या है? कोई पार्टी चेंज हो गई, उसने पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया, लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। इस तरह की चीज़ें अगर होती है विच इज़ कम टू द पॉलिटिकल कॉजेज़। इसके बाद अदर रीज़न भी होते हैं विच इज़ किसी ने उधार ले लिया, चोरी कर ली और उधारी वापस नहीं की, तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं बिजनेस रिस्क के। आप इसको एक बार पहले रीड कर लेना बुक में, उसके बाद ये वीडियो देखना, समझ में आएगा। अगर आपने बुक पढ़ा है तो ये आपको समझ में आएगा। आप सीधे वीडियो देखते हैं बिना पढ़े तो आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेहतर होगा कि पहले आप रीड कर लें, उसके बाद इसको समझें। अंडरस्टैंड। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। जिसे हमने पहले भी पढ़ा है कहीं पे, तो ये सेम है। यहाँ पे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट का जो रोल होता है वो क्या क्या करता है, तो ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। सो एक्ट एज ए मोटिवेटर, मोटिवेट का काम करता है। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, जैसे हमने पढ़ा, जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो रिस्क को, हम उसका रिस्क का पेमेंट करते हैं। जो फ्यूचर में आने वाली ऐसी चीज़ें हैं, जो परिस्थितियाँ जिसे हमें नहीं पता, उसका सामना करते हैं। अपने बिज़नेस को चलाने के लिए हेल्पफुल होता है, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए होता है। फिर जब हमारे पास पैसे होते हैं, हम अपने बिज़नेस को डेवलप करते हैं, जिससे कि हमारी गुडविल इंक्रीज़ होती है। उसके बाद जो पैसा, प्रॉफिट का पैसा होता है, इससे कैपिटल फॉर्मेशन, हम सेविंग को बचाते हैं तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो रिटर्न फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब लेबर, मशीनरी, लैंड, इन सब का पेमेंट करने के लिए भी हम प्रॉफिट का यूज़ करते हैं। तो ये था रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 पूरा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।